दोस्तों सोचो आप एक गड्ढे के अंदर हो और जिंदा हो। और कोई दूसरा बंदा आपके ऊपर मट्टी फेंक रहा है। सीधी सी बात कहूं तो आपको जिंदा दफनाने की तैयारी चल रही है। जब कोई दूसरा बंदा आपके ऊपर मट्टी फेंक रहा हो तो उस वक्त आपके मन में क्या विचार आ रहे होंगे कि आप धीरे धीरे मरोगे, आपका दम घुट जाएगा, है ना गाइस। ये चीज सोच के ही मन में एक अजीब सा करंट दौड़ने लगता है। पर बिल्कुल ऐसी यह घटना फ्रांस के रहने वाले एंजेलो हेज के साथ हो चुकी है। गाइस डॉक्टरों ने उसे डेड घोषित कर दिया था और उसे जिंदा दफना दिया था। पर कहानी में कुछ ऐसा ट्विस्ट आया, जब उसे 2 दिन बाद बाहर निकाला गया तो वो जिंदा था। आखिर मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो गया? ट्विस्ट अभी बाकी है, थोड़ा सा वेट करो। उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं। दोस्तों सोचो अगर आप एक छोटे से कमरे में बंद हो या फिर एक छोटी सी जगह में कैद हो, मतलब जिसमें आपको नहीं पता कि आगे क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी बॉक्स के अंदर डाल दिया हो तो आपके मन में कुछ अजीब सा डर पैदा हो जाता है। कितनी छोटी सी जगह में मैं फंस गया हूं, अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूं? आपका दम घुटने लग जाता है। मैं 100% श्योर हूं आप में से 90% लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। इस तंग सी जगह में, इस घुटन वाली जगह में फंसने को, फंस जाने के डर को क्लोस्ट्रोफोबिया कहते हैं। जी हाँ, छोटी और सीमित जगह पर फंसने वाले बंदे को, उसके डर को क्लोस्ट्रोफोबिया कहते हैं। अगर आपको भी ये डर है तो आपको क्लोस्ट्रोफोबिया याद रखना। दोस्तों इस फोबिया में लोगों को एंजाइटी फील होती है और कुछ केसेस में तो उन्हें पैनिक अटैक्स भी आ सकते हैं। दोस्तों आपको इस क्लोस्ट्रोफोबिया से डर लगे या ना लगे, पर एक फोबिया ऐसा भी है जिसमें सब लोगों को डेफिनेटली डर जरूर लगेगा ही लगेगा। और वो फोबिया ज्यादातर लोगों को होता ही होता है, सोच के ही हो जाता है। दोस्तों उस फोबिया का नाम है टैफोफोबिया, मतलब जिंदा दफनाए जाने का डर। कुछ लोगों को तो इसके बारे में सोच के ही डर लगने लग गया होगा, है ना, क्योंकि ये फोबिया है ही ऐसा। और ये फोबिया रीजनेबल भी लगता है, मतलब डर लगना जायज भी है। इवन 18वीं और 19वीं सदी में ऐसे बहुत से केसेस थे जहां पर लोगों को जिंदा ही दफना दिया जाता था। ऐसी ये घटना 1937 में फ्रांस में हुई थी। एंजेलो हेज नाम का बंदा, जो कि तब अराउंड 19 साल का था और एक मोटर बाइक रेसर था, उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया था। उसके चेहरे का इतना ज्यादा बुरा हाल हो गया कि डॉक्टर्स ने उसके खुद के पेरेंट्स से भी उसे मिलने नहीं दिया। और क्योंकि उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी तो उसे डेड डिक्लेयर कर दिया, मरा हुआ घोषित। जिसके बाद उसके घर वालों ने उसे दफना दिया। पर उन्हें क्या पता था कि कहानी में अब ट्विस्ट आने वाला है। गाइस एंजेलो के पिता ने उसकी लाइफ इंश्योरेंस करवा रखी थी, वो भी काफी बड़ी अमाउंट की, वो भी उसके मरने से कुछ ही समय पहले। और जब उसके फादर ने इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए अप्लाई किया तो कंपनी वालों को थोड़ा शक हुआ कि यार कुछ ही समय पहले तो इन्होंने इंश्योरेंस करवाया था और अब मर भी गया। यहीं से शुरुआत होती है इस कहानी के ट्विस्ट की। इंश्योरेंस वालों ने डिसऑनेस्टी के बिना पर एंजेलो की कब्र को दोबारा से खुदवाया और उसकी बॉडी को बाहर निकाला, यह चेक करने के लिए कि वो एंजेलो ही है या नहीं। बस उन्होंने तो यही चेक करना था। और जब कॉफिन को खोला गया तो सभी हक्के बक्के रह गए। उसका शरीर अभी भी गर्म था और उसकी सांसें चल रही थी, वो सिर्फ कोमा में था। तो इंश्योरेंस वालों के डॉक्टर्स ने उसे तुरंत वहां से उठाया और हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और कुछ ही दिनों में वो फुली रिकवर हो गया, एकदम मस्त। जिसके बाद उसने अपनी आने वाली और 72 साल जिंदगी जी, 72 सालों तक और जिंदा रहा, मतलब पूरे 90 साल का होकर सन 2008 में उसकी मौत हुई। कहां उसे 19 साल की उम्र में ही दफना दिया गया था। अगर इंश्योरेंस वाले उसे बाहर ना निकलवाते तो वो दम घुटने की वजह से अंदर ही मर जाता। इसलिए कहते हैं कि ऊपर वाला किसी ना किसी को तो आपकी मदद करने के लिए भेज ही देता है। इस केस में वो इंश्योरेंस कंपनी थी। गाइस आज की वीडियो को देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि इस एपिसोड का नाम है क्या बात है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बदमाश आइकॉन। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना काटते हुए चल गुरु हो जा शुरू। दोस्तों जैसे कि आप सबको तो पता ही है कि जो बिजली होती है वो जहां भी गिरती है वहां वो सब कुछ तहस नहस कर देती है। पर क्या आप लोगों ने कभी यह सोचा है कि जब वो बिजली समंदर में गिरती है तो उससे मछलियां क्यों नहीं मरती? समंदर का पानी तो कंडक्टिव भी बहुत होता है, फिर भी मछलियों को कुछ क्यों नहीं होता? गाइस समंदर की मछलियां इसलिए नहीं मरती क्योंकि समंदर में उस इलेक्ट्रिसिटी का असर बहुत कम हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी सारे समंदर में फैल जाती है और सीधा धरती में समा जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नील की बोतल को लेके आओ, उसमें से एक बूंद एक गिलास में गिराओगे, गिलास में पानी भी डाल लेना, फिर नील की बूंद डालना, तो देखना सारा गिलास नीला हो जाएगा। पर वहीं उसी एक नील की बूंद को आप एक बड़े से तालाब में डाल दोगे तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। बादलों से उस बिजली का समंदर में गिरना एक बूंद के समान है।
दोस्तों क्या आपको पता है कि चाइना के एक गांव को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? ध्यान से सुनना, उस गांव का नाम है हुआंगलू। दोस्तों उस गांव के लोगों के बाल बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हेयर विलेज। और जब उन गांव वालों से इसके पीछे का राज पूछा गया कि तुम्हारे इतने बड़े बाल क्यों हैं, तो याओ कम्युनिटी की औरतों ने बताया कि वो सदियों से राइस वाटर के साथ अपने बालों को धोती हैं, मतलब चावलों के पानी से। मतलब राइस ही उनका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। और जो फर्मेंटेड राइस वाटर होता है उससे हमारे बाल स्ट्रॉन्ग और शाइनी बनते हैं। और लंबाई तो इन लोगों ने दिखाई दी है। इसी वजह से होंगलो विलेज के सभी लोगों के बाल 6 फीट से भी ज्यादा लंबे होते हैं। 6 फीट की मेरी हाइट है। और गाइस वहीं हमारा देश, हमारा इंडिया राइस का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है। और ये होने के बावजूद भी लोग इसे हेयर केयर के लिए इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए मामाअर्थ लेकर आया है राइस हेयर रेंज। इसके राइस वाटर शैम्पू में है राइस वाटर एंड कर्टेन, जो कि हेयर ब्रेकेज होने नहीं देता और बालों को सिल्की और स्मूथ बनाता है और बालों की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। शैम्पू लगाने के बाद आप राइस वाटर कंडीशनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर शैम्पू से भी कुछ घंटे पहले राइस हेयर ऑयल की मसाज हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और गाइस मामाअर्थ के प्रोडक्ट फ्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स एंड नेचुरल होते हैं। और आपके सहयोग से मामाअर्थ ने जो अकम्प्लिश किया है उसका गुडनेस रिपोर्ट कार्ड मामाअर्थ ने अर्थ डे को लॉन्च किया। 1 लाख ट्रीज प्लांट किए गए, 1135 मैट्रिक टन प्लास्टिक रिसाइकिल किया गया और कोविड हीरोज को 50,000 सैनिटाइजर और 20,000 क्लॉथ मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए। और रिसेंटली मामाअर्थ ने अपनी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया एंड्रॉइड एंड iOS के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और मामाअर्थ के ऐप यूजर्स को सेल का अर्ली एक्सेस भी मिलेगा, मतलब एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और आप मामाअर्थ की हेयर राइस रेंज को मामाअर्थ, Amazon और नाइका से भी खरीद सकते हैं। इफ यू आर बाइंग फ्रॉम mamaearth.in, यूज कोड बदमाश 2021 फॉर एक्स्ट्रा 20% ऑफ। कूपन कोड ओनली mamaearth.in पर ही वैलिड है। ऑल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ और खरीदो। अगर आप मामाअर्थ से कुछ खरीदते हो तो आप अच्छा काम ही कर रहे हो। दोस्तों क्या आपको पता है कि हमें ठंड में कंपन महसूस क्यों होती है? दोस्तों हमारे शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 36.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और इसके आसपास ही रहना चाहिए। 42 डिग्री से ऊपर और 30 डिग्री से नीचे का शारीरिक तापमान जानलेवा भी हो सकता है। सोचो अगर आप ठंड में कहीं पर खड़े हो और जैसे ही हमारे शरीर का टेम्परेचर गिरने लगता है तो हमारे दिमाग को खतरा महसूस होने लगता है। तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? हमें उस वक्त कसरत करनी चाहिए। अगर आप कसरत नहीं करते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो ठंड में या गर्म इन्वायरमेंट में नहीं जाते तो आपका दिमाग आपके साथ ही गेम खेलने लग जाता है। मतलब वो अपने आप आपकी मसल्स की एक्सरसाइज करने लग जाता है। ये जो कंपन होती है ये असलियत में ये एक्सरसाइज ही होती है जो हमारे दिमाग द्वारा की जाती है, क्योंकि हमारा दिमाग किसी ना किसी जुगाड़ से हमारी बॉडी का तापमान नॉर्मल रखना चाहता है। बस या तो आप खुद एक्सरसाइज कर लो या फिर आपका दिमाग खुद आपको कंपन महसूस करवा के आपकी एक्सरसाइज करवा देता है। तो इसलिए हमारा दिमाग हमारी बॉडी के सारे मसल्स को एक सिग्नल भेजता है कि ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट करो ताकि हीट जनरेट हो सके। इसी वजह से हमारा शरीर कांपता है। इसका मतलब दिमाग हमें एक तरह से चेतावनी भी दे रहा है कि बेटा निकल ले। और गाइस कुछ नशेड़ी लोग कहते हैं ना कि भाई ठंड है तो एक पैग मारो, ठंड दूर हो गई, है ना। पर गाइस वो लोग खुद की बॉडी के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए जो नशेड़ी लोग कहते हैं ना कि भाई दारू पीने से हमें ठंड नहीं लगती, बेटा आपका दिमाग आपकी बॉडी को सिग्नल नहीं भेज पाता दारू पीने की वजह से, तो इससे आपको ही नुकसान है। दोस्तों अगर आपसे कोई पूछता है कि जो इंटरनेट होता है कितना बड़ा होता है साइज में, मतलब फिजिकली, ना कि सॉफ्टवेयर के थ्रू, फिजिकली बात कर रहे हैं, फिजिकली हो तो कितना बड़ा होगा। आजकल तो 1 टेराबाइट जितना सामान भी एक अंगूठे जितने माइक्रो SD कार्ड में आ जाता है। ऐसे तो पता नहीं चलेगा साइज कितना बड़ा। इसलिए हमें इमेजिन करना होगा। चलो अब इसे और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मान लो 1 बाइट डेटा 1 मिलीमीटर क्यूब जितनी जगह ऑक्यूपाइड करता है, तो पूरा इंटरनेट कितना बड़ा होगा। 1 बाइट 1 लेटर के बराबर होगा, मतलब 1 अक्षर के बराबर। 10 बाइट 1 या 2 शब्द के बराबर होगा, 2 वर्ड के बराबर। 1 किलो बाइट एक छोटी सी कहानी के बराबर और उसका साइज होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। 100 KB मतलब 100 KB जो कि एक मीडियम साइज रेजोल्यूशन फोटो का होता ही है, उसका साइज होगा 100 सेंटीमीटर क्यूब। 1 MB एक कोको कोला के कैन जितना होगा। 100 MB 1 मीटर बुक की शेल्फ के बराबर होगा। 1 GB एक भरी हुई कागज की वैन के बराबर होगा और उन सभी कागजों पर कुछ ना कुछ लिखा ही होगा, टेक्स्ट ही टेक्स्ट होंगे। 1 टीवी होगा एक पूरे घर जितना बड़ा। 10 टीवी होगा पूरी 10 मंजिली बिल्डिंग जितना बड़ा। चलो उससे और ऊपर चलते हैं गाइस, 1 पेटाबाइट उस 10 मंजिली बिल्डिंग की 100 बिल्डिंग्स के बराबर। और ऊपर चलते हैं चलो गाइस, 1 एक्साबाइट। गाइस सन 2001 में इंटरनेट का साइज 1 एक्साबाइट था। 1 एक्साबाइट 1 किलोमीटर क्यूब जितनी वॉल्यूम के बराबर होगा। और ऊपर चलते हैं गाइस, 1 ज़ेटाबाइट 1000 किलोमीटर
मीटर क्यूब की वॉल्यूम जितना होगा। चलो अब बात करते हैं सन 2020 जो अभी गया है। गाइस सन 2020 में इंटरनेट का साइज यही 1 ज़ेटाबाइट जितना बड़ा था। और गाइस इसे लिटरली मत लेना, मैंने सिर्फ इसे आपको एक परसेप्शन दिखाई है। 1 बाइट और 1 ज़ेटाबाइट में कितना फर्क होता है, और उसी के हिसाब से मैंने इंटरनेट को स्केल किया। दोस्तों क्या आपको पता है कि जो नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर है, जो नासा की एक मार्स एक्सप्लोरेशन मशीन है, वो हर साल अपनी लैंडिंग एनिवर्सरी पर, जब वो मंगल ग्रह पर उतरा था, उस डेट को मतलब 5 अगस्त को वो लैंड हुआ था। गाइस आप ये सुन के हैरान हो जाओगे, पर वो हर साल 5 अगस्त को अपना बर्थडे मनाता है। नासा का कोई भी बंदा तो मार्स जाकर उसका बर्थडे तो मना नहीं सकता, सीधी सी बात है भैया, जिसकी वजह से वो रोवर खुद ही अपना बर्थडे मना लेता है। जी हाँ, उस क्यूरियोसिटी रोवर में फिट है सैम इंस्ट्रूमेंट, जो मिट्टी छानने में हेल्प करता है, मिट्टी को चेक करता है, उसका टेस्ट करता है अलग अलग फ्रीक्वेंसी छोड़कर, और वही सैम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करके हैप्पी बर्थडे टू यू साउंड खुद ही निकालता है और खुद का ही बर्थडे सेलिब्रेट करता है। अभी आपको सुनाता हूं वो किस तरह की आवाज निकालता है। 1 2 and 3। मुझे साला अभी तक ये समझ में नहीं आया कि एक छोटा सा स्पीकर ही लगा देते उस पे। ये क्या है, छानने वाली से छानना निकाल रहे हो, हैप्पी बर्थडे निकाल रहे हो, मतलब सब कुछ उल्टा फुल्टा कर दिया। एक स्पीकर लगा देते तो बेचारे का बर्थडे अच्छा बन जाता। खैर छोड़ो, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको। और गाइस अब मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं, तो जीनियस बंदे आ जाओ। पर सवाल पूछने से पहले आज का लाइक एम रख लेते हैं। गाइस आज का लाइक एम है 1,40,000 लाइक्स। मुझे आप पर पूरा भरोसा नहीं है तो ठोको लाइक, ठोको। तो ये रहा सवाल। दोस्तों एक खेत में 2 भाई काम करते हैं। एक भाई ने घास के 5 ढेर काटे, दूसरे ने 6। तो फिर उन दोनों भाइयों ने अपने उन सारे ढेरों को एक जगह पर रख दिया, जहां पर उनके दोस्त के भी 4 ढेर पड़े हुए थे। तो अब मुझे बताओ उन दोनों भाइयों के पास कितने ढेर बचे? अच्छा जीनियस बंदे, गाइस ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, जिसको इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट कर दो। अगर नहीं पता तो इंस्टाग्राम पर मैंने वीडियो डाल रखी, आराम से जाकर देखो, आपका दिमाग हिल जाएगा। वहां नीचे कमेंट में पिन किया होगा इंस्टाग्राम का लिंक, जाकर आराम से देख लो। ये रहा यूजर नेम अमृतपाल सिंह BWT। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको, और आज का लाइक गेम तो मैंने मांग लिया तो ठोको लाइक। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली टल्ली भी वाले, ताकि वीडियो अपलोड होती है आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ यही है और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से। तो बिना गाली दिए ओके बाय।